हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इंडिया की बात करें तो ये हमारे ग्लोब के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आता है और तुम्हें पता ही है कि जो हमारा ग्लोब है वो थोड़ा सा टिल्टेड है और इसके थ्रू मतलब हमारे ग्लोब के थ्रू एक लाइन जाती है इक्वेटर की। इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 22 डिग्री एंड हाफ पे क्रॉस करती है, इंडिया को पास करती है और इंडिया को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देती है। अगर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करें हमारे इंडिया के कोऑर्डिनेट्स की, तो लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक और लैटिट्यूड है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक। अब नॉर्थ से साउथ की बात करें तो देखो, द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट इज़ कॉल्ड इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में एकदम टॉप पे मौजूद है, और साउथ मोस्ट पॉइंट हम सबको पता है जहाँ पे श्री राम जी ने सेतु बनाया था श्रीलंका तक, कन्याकुमारी। और इसी हिसाब से हमारी जो टोटल लेंथ हो जाती है इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक वो जाती है 3214 किलोमीटर्स। ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो रन ऑफ कच्छ टू अरुणाचल प्रदेश में नेफा नाम की एक जगह है वहाँ तक, और यहाँ पे टोटल जो लेंथ हो जाती है वो होती है 2933 किलोमीटर्स। एरिया की बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर्स यानी 32,87,263 किलोमीटर्स। और इसी के साथ हमारा जो देश है वो दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है और 2.4% टोटल एरिया कवर करता है पूरी दुनिया का। साथ ही मोर देन 25% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट करता है हमारा इंडिया। अगर नेबर्स की बात करें तो हमारे पास पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल है। अब तो मुझे ये बताना कि इनमें से सबसे ज़्यादा बड़ी बाउंड्री किसके साथ है और सबसे ज़्यादा छोटी बाउंड्री किसके साथ है। लैंड फ्रंट्स की बात करें तो हमारे पास लैंड फ्रंट में टोटल 15,200 किलोमीटर्स है। लैंड फ्रंट बोले तो वो सारे के सारे एरिया मतलब वो सारा का सारा लेंथ जो कि दूसरे कंट्री की बाउंड्रीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास 15,200 किलोमीटर का लैंड फ्रंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा है एरिया, सबसे बड़ा जो लेंथ है वो है बांग्लादेश, सबसे छोटी अफ़गानिस्तान के साथ है, और जैसे हम जानते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है और हमारे कंट्री को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। भारतमाला प्रोजेक्ट, इसमें देखा गया था और बनाया गया था कि हमारे जो सारे के सारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, जो सारे बॉर्डर के स्टेट्स हैं, उनको कनेक्ट करेंगे एक रोड के थ्रू, और इसी को बोला भारतमाला प्रोजेक्ट। इसमें NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने साथ में मिलकर काम किया था। देखो, बांग्लादेश का जो अपना बॉर्डर है वो है 4096 किलोमीटर्स, चाइना का है 3488 किलोमीटर्स, नेपाल का 1751 किलोमीटर्स, पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर्स, म्यांमार का 1643 किलोमीटर्स, भूटान का 699 किलोमीटर्स, अफ़गानिस्तान का 106 किलोमीटर्स। उसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। द ट्रिक इज़ बचपन बा। देखो, बी फॉर बांग्लादेश सबसे ज़्यादा, उसके बाद चाइना उससे छोटा, उसके बाद पाकिस्तान उससे छोटा, उसके बाद एन फॉर नेपाल उससे छोटा, उसके बाद म्यांमार उससे छोटा, उसके बाद बा यानी भूटान, उसके बाद ए फॉर अफ़गानिस्तान। तो इजी अगर तुम्हें याद रखना है तो ये एक जिंगल है, बचपन बा, बिहारी में बोलते हैं ना कैसन बा, वैसे ही है बचपन बा। अब कोस्टल लाइन की बात करते हैं तो हमारे पास मेन लैंड की जो कोस्टल लाइन है यानी कि हमारा जो मेन इंडिया जो पेनिनसुला में आता है उसकी कोस्टल बाउंड्रीज 5422.6 किलोमीटर्स है। लेकिन अगर हम आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर लें, जैसे हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड है, उसके बाद हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, इनको इंक्लूड कर लें तो 7516.6 किलोमीटर्स टोटल कोस्ट लाइन बन जाएगी। और सारे के सारे कोस्टल स्टेट्स को कनेक्ट करने के लिए हमने एक और प्रोजेक्ट बनाया था जिनका नाम था सागरमाला प्रोजेक्ट। अभी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानो कि जो माउंटेन्स होते हैं ना वो बहुत सारी हिल्स को मिला के होते हैं, मतलब बहुत सारे पहाड़ अगर साथ में आ गए तो उनको हम माउंटेन्स बोलेंगे। लेकिन हिल बोले तो सिर्फ एक चोटी, एक शिखर, एक पहाड़ को हम हिल बोलते हैं। हम प्लेन्स की बात करें तो 43% ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड बाय द प्लेन्स। हिल की बात करें 18.6%, माउंटेन 10.7% एंड प्लेटो कवर्स 27.7% ऑफ इंडिया। अब ये सब क्या होते हैं हम आगे जानेंगे।
फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एज द नेम ऑफ द चैप्टर। देखो भाई, इसमें जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग हमने हमारे देश को बांटा हुआ है। फिजियोग्राफी फीचर्स जो हैं उनमें ये चीज़ें आती हैं, प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यू और हिल। अभी प्लेन्स मतलब स्ट्रेट लैंड, सबसे टॉप पे आता है हमारा माउंटेन्स, हिमालय, वो हैं हमारे माउंटेन्स। उसके बाद नीचे आओगे ना तो हमें पेनिनसुलर इंडिया मिलेगा जो कि एकदम प्लेन है, सीधे के सीधे लैंड, जहाँ पे हमारा दिल्ली आता है, जहाँ पे हमारा राजस्थान रहता है आधा, उसके बाद हमारा महाराष्ट्र भी थोड़ा सा कवर हो जाता है, और ऐसे ही मतलब नीचे तक बहुत ज़्यादा एरिया कवर हुआ है प्लेन से। उसके बाद प्लेटू, प्लेटू बोले तो एक प्लेट्स लाइक दिस, ऊपर स्टेबल लैंड और नीचे थोड़ी सी खाई वगैरह आ जाएगी, ये होते हैं प्लेटू। और हिल्स की बात करें तो हिल्स तो बस एक हिल, काम खत्म। ये सब आते हैं हमारे फिजियोग्राफी फीचर ऑफ इंडिया में। द फर्स्ट इज़, देखो हमारे से पहले 5 चीज़ें हैं इसमें पढ़ने के लिए, उसमें से पहली जो है वो है पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू देखो इंडिया का जो ट्रायंगुलर पार्ट है ना, मैं बताता हूँ कैसे। अभी देखो दिस इज़ आवर इंडिया, अभी यहाँ पे जहाँ माउंटेन्स ख़त्म हो जाएंगे ऊपर ऊपर, उसके नीचे एक पूरा का पूरा प्लेन ट्रायंगुलर पोर्शन हमको मिलता है, दिस इज़ पेनिनसुलर प्लेटू। अभी पेनिनसुलर प्लेटू टॉप पे नॉर्दर्न प्लेन्स आ जाएंगे, नीचे पेनिनसुलर प्लेटू आ गया, इसके राइट साइड में मेघालय प्लेटू, लेफ़्ट साइड में रन ऑफ कच्छ। अब इसका जो लेफ़्ट साइड है उसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं, इसका जो राइट साइड है उसको हम ईस्टर्न घाट बोलते हैं, क्योंकि इसका राइट साइड इंडिया का ईस्ट साइड है, उसका लेफ़्ट साइड इंडिया का वेस्ट साइड है। अभी जो हमारी ये टोपोग्राफी है पेनिनसुलर प्लेटू की, वो ऊबड़ खाबड़ है, यानी कि यहाँ पे थोड़े बहुत माउंटेन्स भी हैं। और फिर हमने यहाँ पे कार्बन डेटिंग करी तो हमें समझ में आया कैम्ब्रियन टाइम से, मतलब बहुत पुराना एक कैम्ब्रियन टाइम, एक टाइमलाइन है, उस टाइम से अभी तक ये चीज़ सबमर्ज नहीं हुई है, मतलब कभी डूबी नहीं है। अब हम ये जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो यहाँ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए 3 साइड्स आर बॉर्डर्ड बाय द वाटर। अब ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा स्टेबल लैंड मास भी यही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा कम अर्थक्वेक यहीं पे आते हैं, मतलब अर्थक्वेक आते ही नहीं हैं। अर्थक्वेक आते हैं तो ऊपर साइड में आते हैं जहाँ पहाड़ है, जहाँ हिमालयाज़ है। इसलिए तुमने न्यूज़ में देखा होगा जब भी अर्थक्वेक आते हैं तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में तो कम ही आते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, और फिर उसके ऊपर जाते हैं जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, इन सारे एरियाज़ में ज़्यादा आते हैं अर्थक्वेक, नीचे कम आते हैं। ऑल्दो दिल्ली में भी आ जाते हैं कई बार, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन बहुत है और वहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, इकोलॉजिकल बैलेंस बिल्कुल नहीं है, इसलिए वहाँ पे आ जाते हैं कभी कभी। लेकिन फिर नीचे मध्य प्रदेश के साइड और नीचे आते जाएँ तो वहाँ पे बिल्कुल अर्थक्वेक नहीं आते हैं। अब हम इस पेनिनसुलर प्लेटू में अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें इसमें एलिवेशन दिखेगा, मतलब कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये ऐसे ऊपर होते जाएंगे, मतलब ईस्ट के साइड माउंटेन्स ऊँचे हैं, वेस्ट के साइड माउंटेन्स थोड़े से कम हाइट पे हैं। फिर यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है बहुत अच्छी मात्रा में। उसके साथ साथ ये 16 लाख किलोमीटर कवर करता है इंडिया का, जो कि ऑलमोस्ट हाफ है इंडिया का। इसमें बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे प्लेटूज़ भी आते हैं, जिनमें मालवा प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू कॉफ़ी के लिए फेमस है, मालवा प्लेटू राजस्थान में आता है, बुंदेलखंड प्लेटू जो कि एमपी और यूपी में आ जाता है। उसके बाद मालवा प्लेटू, मेरा मतलब यहाँ पे मेवाड़ प्लेटू था, मालवा नहीं था यहाँ पे। यहाँ मालवा प्लेटू जो कि अरावली हिल्स और विंध्याचल के बीच में आ जाता है, यानी कि नर्मदा जहाँ बहती है वहाँ पे आ जाता है। डेक्कन प्लेटू जो कि महाराष्ट्र में आता है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बेसाल्टिक इरप्शन होता है, इसलिए यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन अच्छा खासा हो जाता है। फिर छत्तीसगढ़, मेरा मतलब छोटा नागपुर प्लेटू जो कि झारखंड में आता है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मिनरल हाउस ऑफ इंडिया, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेटू में सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है, सबसे ज़्यादा कोल मिलता है इंडिया में। और इसी के आसपास फिर नीचे हमारा बुंदेलखंड प्लेटू जो है वो एमपी में आता है, छत्तीसगढ़ में आता है। फिर मेघालय प्लेटू जो कि शिलोंग में आता है। फिर तेलंगाना प्लेटू, एज द नेम सजेस्ट तेलंगाना में आएगा। अब एक चीज़ याद रखना, ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ सकता है कि विच रिवर इज़ नोन एज सौर ऑफ बंगाल, तो उसका नाम है दामोदर रिवर इज़ नोन एज द सौर ऑफ बंगाल। अब हम बात करेंगे हिल्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू की, या फिर हिल्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया की। सबसे पहले जो हिल आती है हमारे पास आती है अरावली की। तो ये हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट पार्ट से लेकर साउथ वेस्ट पार्ट तक टोटल 800 किलोमीटर कवर करता है।
मतलब कि ये इस साइड से इस साइड आ रहा है और यहाँ से टोटल 800 किलोमीटर कवर कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा लैंड होता है। अब ऐसा तो है, तो इसमें बात ऐसी है कि ये यहाँ पे आ रहा है दिल्ली से और नीचे पहुँच जाता है पालनपुर तक, जो कि गुजरात में है। उसके बाद इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया के साथ में है ही गुरु शिखर, इसकी हाईएस्ट पीक है, जिसकी लेंथ 1792 मीटर्स है, यानी कि 1.7 किलोमीटर्स की हाइट है। और माउंट आबू इसी का पार्ट है, यानी अरावली का पार्ट है, और माउंट आबू राजस्थान का वन एंड द ओनली हिल स्टेशन है। इसका जो फॉर्मेशन सिग्निफिकेंस है, उसकी वजह से यहाँ पे रियल स्टेट, यानी कि हमारे जो लैंड वगैरह की प्रॉपर्टी वगैरह के जो भी काम होते हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि पहाड़ पे घर कौन ही बनाएगा, लैंडस्लाइड में खतरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये कवर करता है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, इन 4 स्टेट्स को। अब तुम मुझे ये बताओ, दिल्ली हमारे इंडिया का कैपिटल है, तो ये किसी स्टेट में काउंट होता है या फिर नहीं होता है, या फिर यूनियन टेरिटरी है? टू मूव फॉरवर्ड वी हैव अनदर माउंटेन दैट इज़ विंध्याचल। अभी एक चीज़ समझने वाली है, ये जो विंध्याचल है ना, ये एकदम पैरेलल जाता है हमारे अरावली हिल्स के साथ, और अरावली और विंध्याचल के बीच में जैसे कि हमारे दोनों तरफ माउंटेन्स हैं, तो बीच में गैप बन जाएगी, बीच में एक रवीन टाइप बन जाएगा, उसमें से हमारी नदी बहती है, जिसका नाम है हमारी अपनी नर्मदा नदी। ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है नर्मदा के, यानी कि देखो, ये हमारा अरावली था, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ये ऐसे बह जाता है, तो हमारी जो नर्मदा है वो यहाँ पे बहती है। अभी देखो आगे, तो ये गुजरात से, मतलब गुजरात को जोबात है, जगह है जोबात गुजरात में, वहाँ से लेके सासाराम जो कि बिहार में है, यहाँ तक ये टोटल 1200 किलोमीटर्स कवर करते हैं। और इसके जनरल एलिवेशन की बात करें तो ये 300 से लेके 650 मीटर तक की हाइट का है। और बस इसके बाद इतनी सी है कि ये गुजरात, एमपी, यूपी और बिहार को कवर करता है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा एज अ नेम सजेस्ट, सत यानी 7, पुड़ा यानी माउंटेन, मतलब लैंड ऑफ 7 माउंटेन्स, ईजी एज दैट। और ये ईस्ट वेस्टर्न डायरेक्शन में पड़ता है हमारे विंध्याचल के, और इसके बीच में नर्मदा और तापी नदी बहती है। उसके बाद धूपगढ़, जिसकी हाइट 1350 मीटर्स है, ये यहाँ की टॉलेस्ट हाइट है, यानी यहाँ की टॉलेस्ट पीक है, और पचमढ़ी हिल्स भी यहीं पे आता है। फिर हम करते हैं हमारे अमरकंटक की बात, तो ये यहाँ की एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीक बन जाती है, क्योंकि इसकी हाइट 1127 मीटर्स है, और ये एमपी और महाराष्ट्र में आता है। अब हम बात करेंगे हमारे वेस्टर्न घाट्स की, तो एज यू कैन सी हियर, दिस इज़ अ स्मॉल मैप ऑफ इंडिया। वेस्टर्न घाट, जैसा हमने पहले बताया था, यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया, और इसके वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट्स, यानी कि यहाँ वेस्टर्न घाट्स। इसकी देखो, वेस्टर्न घाट्स में भी यहाँ पे पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ऊंची जगह है वो नॉर्थ में है, और जो और इसकी शुरुआत होती है तोपी वैली, नॉर्थ से लेके साउथ में नीलगिरी तक। यहाँ नॉर्थ से लेके साउथ में नीलगिरी तक। इसकी जो वेस्ट है, यानी कि इसकी जो वेस्ट साइड है वो स्टीपर है, यानी खड़ी चढ़ाई है, और जो ईस्ट साइड है वो जेंटल स्लोप है, यानी यहाँ से नीचे जाते जाते एकदम जेंटल स्लोप आता है, एकदम मस्का। और इस रेंज को हम सह्याद्री भी बोलते हैं। सह्याद्री याद रखना, सह्याद्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सह्याद्री वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, और इस सह्याद्री में भी और ज़्यादा सब पार्ट्स हैं, जैसे साउथ सह्याद्री, और फिर वेस्ट सह्याद्री, नॉर्थ सह्याद्री और साउथ सह्याद्री। अगर हम बात करें हाईएस्ट पीक ऑफ द नॉर्थन सह्याद्री की, तो ये आता है काल सुबाई। इसको तो हम याद रख सकते, जैसे मैंने याद रखा है कल सुबाही, वो इसकी स्पेलिंग है कल सुबाई, दैट इज़ कल सुबाही, ख़त्म काम। कल सुबाही हाईएस्ट पीक है नॉर्थ सह्याद्री की, इसकी हाइट 1646 मीटर्स है। और साउथ सह्याद्री की सबसे ऊंची जो पीक है वो है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख इज़ अ वेरी इजी नेम, दिमाग में भी रह जाता है कुद्रेमुख, क्योंकि थोड़ा सा कैची सा नेम है। इसकी हाइट
पूरे 1892 मीटर्स है। उसके बाद अगर हम आगे चल के बात करें तो नीलगिरी, जो कि फिजियोग्राफिक नॉट है बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सह्याद्री की, यानी कि वेस्टर्न घाट्स की। अब जैसे कि हमने देखा कि हम सह्याद्री के थोड़े से नीचे आए, हमने नॉर्थ में देखा था तो कल सुबह ही नॉर्थ के हाईएस्ट पीक कुद्रेमुख, जो कि हाईएस्ट पीक थी अपने साउथ सह्याद्री की। उसके बाद हम आगे बढ़े, नीलगिरी मिला हमें, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीक बन जाता है यहाँ की, और फिजियोग्राफिक नॉट है ईस्ट और वेस्ट घाट के बीच में। अब आता है हमारा डोडा बीटा। डोडा बीटा इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी माउंटेन्स। हमने देखा कि यहाँ पे ये जो पूरा है ये नीलगिरी माउंटेन्स आता है, पूरा सह्याद्री के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नीलगिरी माउंटेन्स आता है, और उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो डोडा बीटा है। अब साउथ टू नीलगिरी, यानी कि नीलगिरी के और नीचे आ जाए, सह्याद्री, नॉर्थ सह्याद्री, साउथ सह्याद्री कवर करने के बाद हमने नीलगिरी पे आए थे। अब नीलगिरी से और नीचे आए तो हमें अब वहाँ पे मिलेगा अन्नामलाई। अन्नामलाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है इन द साउथ इंडिया, क्योंकि ये चीज़ तो नहीं, खैर ये माउंटेन्स से हिल्स हैं और काफ़ी सुंदर हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने इकोलॉजिकल एरियाज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ रहती हैं, अलग अलग वैरायटी की बर्ड्स की, एनिमल्स की, और माउंटेन है, पूरा ग्रीनरी है, पूरा हरियाली से कवर है, तो साथ में यहाँ पे फॉरेस्ट है और ये रिजर्व एरिया भी है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक है नीलगिरी की, वो है अन्नामलाई। इसकी हाइट 2695 मीटर्स है। अब तुम देख पा रहे हो, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, पहले हाइट 1600 थी, अब 1800, और अब यहाँ पे 2600, यानी नीचे आते आते साउथ में हमारी जो हाइट है वो बढ़ रही है। इससे हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमारे जो इंडिया का टॉप है, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट हिमालय, वहाँ पे भी हाइट बहुत ज़्यादा है, और साउथ मोस्ट पॉइंट में आते हैं तो वहाँ पे जो हिल्स हैं उनकी हाइट भी अच्छी खासी हाई है। ऑल्दो इतनी हाई नहीं है, क्योंकि जो हमारा टॉप पे माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट 9,000 किलोमीटर्स के आसपास है, नॉट 9,000 किलोमीटर्स, 9,000 मीटर्स के आसपास है। 9,000 किलोमीटर्स तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हम थोड़ा और साउथ में जाते हैं अन्नामलाई के, तो आती है हमारा कार्डिमम हिल। देखो तुम इस ऑर्डर को याद रखना, क्योंकि ये आ सकता है पूछने के लिए। सबसे पहले आई हमारे पास सह्याद्री, साउथ सह्याद्री। साउथ सह्याद्री की टॉप मोस्ट हिल हमारे पास कल सुबह ही थी। उसके बाद नॉर्थ सह्याद्री की टॉप मोस्ट हिल कल सुबह ही थी। साउथ सह्याद्री की टॉप मोस्ट हिल केद्रेमुख। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आए तो हमें मिली नीलगिरी, जो कि फिजियोग्राफिक इंपॉर्टेंट नॉट थी बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। उसके बाद हमें उसमें मिली डोडा बीटा वीक, जो कि हाईएस्ट पीक थी नीलगिरी माउंटेन्स की। फिर हम साउथ आए इस नीलगिरी के, तो हमें मिल गई अन्नामलाई, जिसकी हाईएस्ट पीक थी अन्नामलाई। अब हम आए और नीचे तो हमें मिली कार्डिमम हिल्स। कार्डिमम हिल्स जो है, कार्डिमम हिल्स साउथ में पड़ती है अन्नामलाई के, और इसके नीचे जो आता है वो आता है नागरकोइल। अब ये और साउथ में आ गया, और इसकी हाइट भी और भी ज़्यादा है, मतलब इसकी हाइट भी बहुत ऊंची है। तो हमने भाई वेस्टर्न घाट्स में नीचे आते आते देखा कि सबसे पहले हमारे पास अरावली आया, जो कि बहुत ऊंचा था। फिर हमारे पास विंध्याचल आया, जो कि अरावली से थोड़ा सा नीचे आता है और बिहार तक एक्सटेंड हो जाता है, गुजरात से बिहार तक। इसकी हाइट भी अच्छी खासी है। अरावली जो था हमारा वो था गुजरात से लेके दिल्ली तक, बीच में हरियाणा और एमपी भी कवर हो रहा था। अब हम और नीचे आए तो हमने देखा कि हमारा सतपुड़ा आता है, जो कि एमपी और महाराष्ट्र को कवर करता है, ये गुजरात में बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हम और नीचे आए तो वेस्टर्न घाट्स आ गया। इसमें हमने इतनी सारी जगह देखी जहाँ पे माउंटेन्स ही हैं, जैसे कि हमने देखा है बस सह्याद्री। फिर हमने यहाँ पे देखा सह्याद्री में साउथ सह्याद्री, नॉर्थ सह्याद्री, उनके हाईएस्ट पीक्स। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा और नीचे आए तो हमें मिल गई नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल से नीचे आए तो हमें उसमें डोडा बीटा पीक मिल गई, जो कि हाईएस्ट पीक थी। उसके बाद नीचे आए तो हमें अन्नामलाई मिल गई, जिसकी हाईएस्ट पीक अन्नामलाई थी। उसके नीचे आए थोड़ा सा तो हमें कार्डिमम हिल्स मिल गई। उसके थोड़ा और नीचे आए तो हमें नागरकोइल मिल गया, जो कि हाईएस्ट है वेस्टर्न घाट्स में।
और इससे हमने देखा कि नॉर्थ से लेके साउथ तक वेस्टर्न घाट्स में हाइट बढ़ती ही जा रही है। अब देखो भाई, हमने वेस्टर्न घाट्स में इतने सारे माउंटेन्स देख लिया, तो इनके बीच में ऑब्वियसली कोई ना कोई पासेस तो होंगे ही। पासेस बोले तो 2 माउंटेन्स के बीच में रास्ता, यानी कि बीच में खाई है तो हमने रास्ते बना दिए। तो हाँ भाई, वेस्टर्न घाट्स में पासेस हैं। कितने हैं? 4 हैं। एक और चीज़ देखी रहे उन चारों में से पहला है वो है थाल घाट, जो कि नासिक को मुंबई से कनेक्ट करता है। दूसरा है बोर घाट, जो कि मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। तीसरा है पाल घाट, जो कि केरला में है और कोच्चि और चेन्नई को कनेक्ट करता है। तीसरा है सेंकोटा, जो कि कार्डमम हिल्स और नागरकोइल के बीच में है, जो कि तिरुवनंतपुरम को मुंबई से मदुरई से कनेक्ट करता है। ऊपर देख। तो अभी हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न घाट्स की। ईस्टर्न घाट यानी पेनिनसुलर इंडिया के ईस्ट में आने वाली चीज़ ईस्टर्न घाट्स। अभी तुम लोग एक और चीज़ याद रखना कि हमारा जो वेस्ट बंगाल है वो एक्चुअली में ईस्ट में है, और जो राजस्थान है वो वेस्ट में है। वेस्ट बंगाल का नाम वेस्टर्न बंगाल इसलिए था क्योंकि वो बंगाल के वेस्ट में था या बांग्लादेश के वेस्ट में था। अब नॉर्थ टू साउथ ये उड़ीसा और तमिलनाडु के बीच का एरिया कवर करता है। साथ में इसमें मतलब ये जो है ये कोस्ट लाइन के एकदम पैरेलल चलता है। ये वेस्टर्न घाट से ज़्यादा एरोडेड है। एरोडेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कांड वगैरह हो चुके हैं। कांड का मतलब यहाँ पे लोग ऑफ रोडिंग अपनी 4x4 व्हीकल्स को लेकर पहाड़ पर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो पहाड़ है वो एरोड हो जाता है। वहाँ की जो मिट्टी है वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे वेजिटेशन थोड़ी सी कम है, इसलिए यहाँ पे सॉइल इरोजन होता रहता है, यानी कि लैंडस्लाइड्स वगैरह होती रहती हैं। इसकी वजह से इसकी हाइट दिन पे दिन कम होती जा रही है। अब तुम जाओ वहाँ पे पेड़ लगा के आ जाओ, लेकिन पेड़ का थोड़ा ध्यान में रखना, जिसकी वजह से हमारे जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो बच सकते हैं। इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम थोड़ा सा अजीब है। वैसे जिंदगाड़ा पीक उसका नाम है, और मैं उसको रीड करता हूँ जिंदागाड़ा पीक, याद रखने के लिए जिंदागाड़ा पीक, जिसकी हाइट 1690 किलोमीटर्स है, 90 मीटर्स है, जो कि ऑलमोस्ट हमारे वेस्टर्न घाट्स के कल सुबह पीक के इक्वल है, जिसकी हाइट 1646 मीटर्स थी। अब हम बात करेंगे इनके सिग्निफिकेंस की, यानी कि जो टॉपिक शुरू किया था पेनिनसुलर प्लेटू, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल प्लेटूज़ हैं। छोटा नागपुर प्लेटू जो कि बहुत सारे अच्छे मिनरल्स में, देयरफॉर ये जो पूरा है ये रिच इन मिनरल्स है, विच इंक्लूड छोटा नागपुर प्लेटू, मालाजखंड, उसके बाद खेतड़ी। खेतड़ी राजस्थान में, उसको राजस्थानी में प्रोनाउंशिएट करते हैं खेतड़ी, इंग्लिश में लिखते हैं तो उसको बोल दिया खेतरी। उसके बाद केद्रीमुख, जो कि हमने देखा ही था। केद्रीमुख कहाँ पे है? साउथ से याद रखिए, हाईएस्ट पे केद्रीमुख, जिसकी हाइट 1892 मीटर है, 1892 मीटर्स। अब जैसे हमने देखा वेस्टर्न घाट से फॉरेस्ट बहुत सारे हैं, और फिर वहाँ पे फॉरेस्ट रिजर्व भी हैं, जैसे अन्नामडई जो कि अन्नामलाई में ही है। हाईएस्ट पीक थी उसकी, जिसकी हाइट 2695 मीटर्स थी। ये चीज़ एक नेशनल पार्क भी है, उसके साथ ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को की, और साथ ही साथ ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी स्पीशीज़ है जो कि दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती, सिर्फ यहीं पे पाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे सॉइल है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सॉइल है विच इंक्लूड ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, और आखिरी में जैसे कि इन जगहों पे बहुत सारे हिल्स हैं, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे हिल स्टेशन होंगे। हमारे राजस्थान के पास तो सिर्फ एक ही हिल स्टेशन है, जो कि है माउंट आबू। वो भी इतना अच्छा, मतलब अच्छा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ एक ही है। यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, जिसकी वजह से ये एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो एक तरीके से इकनॉमी को बूस्ट मिलता है। फिर यहाँ से बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं। देखो ऐसी बहुत सारी रिवर्स होती है जो कि माउंटेन से निकलती है, जिनमें ग्राउंड वाटर जो होता है माउंटेन के टॉप से निकलता है, और धीरे 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 और ज़्यादा रिवर्स का समावेश होता है, और उसके साथ रिवर मोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है और निकल जाती है। जैसे हमारे साउथ में जो भी रिवर्स रहती हैं वो सारी की सारी यहीं से ओरिजिनेट होती हैं, ऑलमोस्ट, नॉट सारी की सारी लेकिन ऑलमोस्ट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं जो कि सिर्फ हिल्स पे लगती हैं, तो इसमें हमारे पास ये वेस्टर्न घाट्स काम आते हैं। ईस्टर्न घाट तो रोडेड है, तो किसी काम के नहीं है। आज की क्लास के लिए इतना ही।
अगली बार हम शुरू करेंगे हिमालय से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।